हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा एंड वेलकम टू सक्सेस ट्यूशन क्लासेस। वैसे तो हम इतने सालों से पर्सनलाइज्ड ट्यूशन क्लासेस लेते हुए आए हैं, बट कोविड के चलते हमने भी सोचा कि हम अपना वीडियोस यूट्यूब चैनल पर डालें। एंड अगर आपकी किसी तरह अगर मदद हो सकती है, इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप अपडेटेड रहे। हम वीडियोस डालते रहेंगे। दिस इज़ फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एंड हम शुरुआत मैथ से कर रहे हैं, आगे दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे धीरे धीरे। मोस्टली द शेड्यूल जो हमने चुना है वो हम अपने बच्चों के हिसाब से कन्वीनियंस से लेने वाले हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आप चाहते हैं समझना या आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं एंड हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम वो भी टॉपिक्स कवर करें। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं सर्कल चैप्टर के साथ। तो पहले कुछ थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं उसके कॉन्सेप्ट से, वो क्या वर्ड्स हम यूज़ करते हैं टर्म्स से। तो एक सर्कल में जैसे कि हमें पता होता है एक सेंटर होता है और ये जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड? रेडियस। ओके, ये पूरा अगर हम इसे ज्वाइन कर दे तो ये क्या बन जाएगा? डायमीटर। क्या बन जाएगा? डायमीटर। यानी कि डायमीटर क्या होता है? एक लाइन जो सर्कल को दोनों साइड पे दो जगह पे टच करे और सेंटर से भी पास हो। सो डायमीटर उस हिसाब से क्या हो जाता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। फॉर एग्जाम्पल अगर रेडियस है 1 और डायमीटर में क्या बोल रही हूँ, रेडियस क्या हो गया? जो सेंटर से लेके सर्कल के तक का पॉइंट हो, दैट इज रेडियस। ये सपोज 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? फुल ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर इसी तरह 2 रेडियस का बना हुआ है, 2 रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनाते हैं। ये क्लियर है? नेक्स्ट, और क्या होता है सर्कल में? कॉर्ड। एक क्या बोलते हैं हम उसको? कॉर्ड बोलते हैं। वो क्या होता है? एक सेगमेंट होता है जो सर्कल को अगेन कोई दो साइड पे टच करे। तो हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो कॉर्ड तो ये क्या होता है? ओके, अ सेगमेंट जो सर्कल के अंदर हो, ओके, जिसके दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, सो दैट इज अ कॉर्ड। एंड इसी तरह से अगर मैं डायमीटर को देखूं तो वो भी इसी तरह से होता है ना। खाली डायमीटर और कॉर्ड में क्या फर्क है? तो डायमीटर नेसेसरीली हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर से। कहां से गुजरेगा? सेंटर से, राइट। सो इसीलिए डायमीटर को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसी तरह से आगे और हम क्या पढ़ सकते हैं? तो जो इस चैप्टर में भी हमें जो बताने वाले हैं, एक होता है टैंजेंट। क्या होता है कंसेप्ट? टैंजेंट। तो टैंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। क्या होता है एक टैंजेंट? जो सर्कल को सिर्फ छू के निकलता है, टच करके जाता है। तो हमेशा एक टैंजेंट और सर्कल में क्या चीज कॉमन होती है? एक पॉइंट, और दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला जाता है इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसे हम बोलते हैं टैंजेंट। फिर सीकेंट क्या होता है? सीकेंट, तो सीकेंट ये होता है कि जैसे हमने कॉर्ड बताया, तो अ कॉर्ड इज जो सेगमेंट होता है सर्कल के अंदर जो दोनों पॉइंट्स उसके सर्कल के ऊपर हो। तो बस सीकेंट उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर ये मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, मतलब कि लाइन बना दूं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक सीकेंट कहेंगे। तो सीकेंट क्या करता है? सर्कल को दो पॉइंट्स में दो जगह पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो टैंजेंट और सीकेंट में आपको फर्क समझा? टैंजेंट क्या होता है? सिर्फ एक जगह पे सर्कल को टच करके जाता है, यानी कि एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। और सीकेंट में क्या होता है? दो होते हैं, क्योंकि वो सर्कल को काट कर जाता है। तो एक कॉर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन हम बोल सकते हैं कि वो सीकेंट होता है। ये क्लियर है? एंड डायमीटर को क्या बोला था मैंने? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, क्योंकि डायमीटर होता है ये पूरा कॉर्ड जो सेंटर से गुजरे। फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है। ये सारे डायमीटर्स हैं। और रेडियस क्या होता है? ये कोई भी आधा ले लो, सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर तक, सेंटर से लेके इतना। सो आपको रेडियस एंड डायमीटर का रिलेशन और ये बाकी के टर्म समझ में आ गए? ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्क। व्हाट इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल? तो ये जो हो गया सर्कल का, ये कोई भी हिस्से को हम क्या बोलते हैं?
एन आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमेशा कर्व्ड पार्ट रहेगा, कोई भी हिस्सा, तो उसको इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है। दूसरी बात, सर्कल्स में फिर होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक जैसे कि नाम में ही पता चलता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेम सेंटर होगा। तो एक ही सेंटर में अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं, एक बड़ा सर्कल बनाऊं, एक छोटा बनाऊं, सबके सेंटर एक ही है, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसके सेंटर क्या है? सेम है। ठीक है, क्लियर है। इनके रेडियस नेसेसरीली सेम नहीं है, क्योंकि इसका रेडियस है शायद सिर्फ 1, इसका रेडियस है 2, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, लेकिन सबका सेंटर क्या है? एक है, और इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और इसी के जैसा दूसरा कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा कि है वो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। उसमें इसका उल्टा है, आप समझ लीजिए। जैसे कि इसमें सेंटर सेम होता है, लेकिन रेडियस जरूरी नहीं है कि सेम हो, क्योंकि सर्कल उससे बड़ा हो सकता है, अंदर हो सकता है, तो उसे कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। सेंटर सेम होता है। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि दोनों के रेडियस सेम होंगे। ये भी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटर सेम जरूरी नहीं है, सेंटर अलग अलग हो सकता है। बिकॉज अगर सेंटर भी सेम होगा तो ये तो ओवरलैपिंग सर्कल्स बन जाएंगे, एक के ऊपर एक, है ना। अगर 4 सेंटीमीटर का मैं इसके ऊपर और एक सर्कल बनाऊं तो वो आपको अलग से नहीं दिखेगा, वो ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जैसे कॉन्ग्रुएंट, जैसे हम बोलते हैं कि दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? रेडियस। बिकॉज एक रेडियस से ही एक सर्कल बनता है, बराबर है ना। हम इधर कंस्ट्रक्शन वैसे नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमें इतना पता है कि हम सेंटर पे कंपास का जो पॉइंटेड टिप है वो रखते हैं, रेडियस का मेजर लेते हैं, एंड इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया जाता है। यानी कि रेडियस इज द रीजन व्हाई 2 सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट और नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का आपको समझ में आ गया क्या सिमिलर, उनमें क्या सेम होता है? रेडियस इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है? रेडियस। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या होंगे? जैसे नाम में ही बोला है कि वो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि कट करेंगे। तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इसको क्या बोलेंगे? जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? टच कर रहा है, तो ये हो गया टचिंग सर्कल्स। और कहाँ टच कर रहा है? बाहर से, तो दिस इज एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, एज अपोज टू दिस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनली टचिंग सर्कल्स। Can you see the difference? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें 2 पॉइंट्स है where they are meeting, where the 2 circles are meeting, 2 points. So these are intersecting circles. These are what? Intersecting circles. These are what? They are just touching each other. And where are they touching? बाहर से. So they are externally touching circles. क्या है? Externally touching circles. और इसमें क्या है? They are touching, but they are touching internally. The point of contact is internally. So this is internally touching circles. Okay, clear है? So बस यही थोड़े बहुत concepts थे जो मुझे बताने थे आपको starting में, before starting with this chapter. And अब हम बढ़ते हैं उसके examples की तरफ and theorems and exercise की तरफ. Okay? तो हम चलते हैं अपने first example की तरफ। तो ये सब भी एक्चुअली हम ब्रश अप ही कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारे थ्योरम्स हमने पहले सीख चुके हैं, तो वही हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सो इधर दिया हुआ है, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं। इसमें बोला है कि सेगमेंट DE इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जहाँ पे CF इज परपेंडिकुलर टू DE। परपेंडिकुलर है वो बताया गया है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जब एक लाइन दूसरे को परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री होती है, राइट। आपको डायमीटर का लेंथ दिया हुआ है जो कि है 20 सेंटीमीटर। DE, ये कॉर्ड का भी आपको लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। टू फाइंड CF, आपको क्या फाइंड करना है? CF फाइंड करना है। तो इसमें कुछ चीजें यूज होंगी जो हमने पहले पढ़ी हुई है थ्योरम्स। तो पहली चीज वो ये है, हम लिखते हैं सोल्यूशन इसका। तो जब गिवन, हम हमेशा लिखते हैं गिवन ज्योमेट्री में, टू फाइंड या टू प्रूव,
एंड सोल्यूशन या प्रूफ, अगर टू फाइंड है तो उसका सोल्यूशन होगा, अगर कुछ प्रूफ करना है तो उसका प्रूफ होगा। तो ज्योमेट्री में ये सब चीजों के मार्क्स होते हैं, डायग्राम से लेके वो आप किस फॉर्मेट में लिखते हो, एंड जो आप हर स्टेप लिखते हो उसका रीजन भी देते हो, वैलिडेट करते हो, बिकॉज इट इज वेरी लॉजिकल, हर एक के पीछे एक रीजन होता है। तो ये सब चीजों को आप प्लीज ध्यान में रखिए और इम्पोर्टेंस दीजिए फ्रॉम डे वन। ओके, ठीक है। सो हमें CF का लेंथ ढूंढना है। ओके, तो पहली बात तो क्योंकि दिया हुआ है कि DE कॉर्ड है एंड CF इज परपेंडिकुलर टू DE, तो डज इट रिंग द बेल कि क्या होगा? तो हमने कुछ सीखा है, ये स्टेटमेंट अगर आपको पता है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट। सो वो स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to the chord bisects the chord। क्या करता है? chord को दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, CF क्या है? परपेंडिकुलर है DE को, बराबर है, ये दिया हुआ है, क्या है? ये गिवन है। एंड इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ये दोनों हिस्से जहाँ पे वो परपेंडिकुलर गिर रहा है वो दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो DF विल बी इक्वल टू FE, ठीक है। और जो कि उन्होंने दिया है, यानी कि DF इज इक्वल टू FE, यानी कि पूरे का आधा, पूरे DE का आधा हो जाएगा ना, वो दोनों इक्वल हो गए तो यानी कि हाफ ऑफ DE, ठीक है। हाफ ऑफ DE यानी कि आपको दिया हुआ है DE कितना है? 16 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, राइट। आप एज अ मैथमेटिकल बोलोगे तो ऑफ मतलब उसका आधा, यानी कि हाफ इनटू 16, सो दैट इज आपको क्या मिलता है? 8 सेंटीमीटर। समझो ये कि DF इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू कितना हो गया? दोनों 8 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? डायमीटर का लेंथ दिया हुआ है। क्या डायमीटर से हम रेडियस ढूंढ सकते हैं? ऑफ कोर्स ढूंढ सकते हैं। तो हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एंड देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ डायमीटर, बराबर है। रेडियस कितना हो जाता है? हाफ ऑफ डायमीटर, विच इज हाफ ऑफ 20, विच इज अगेन हाउ मच? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका लेंथ मिल गया है और हमें इसका भी लेंथ मिल गया है, CE का, जो कि क्या है? आपका रेडियस है, नथिंग बट रेडियस। और आपको क्या फाइंड करने बोला है? ये CF। तो कुछ क्या है, आपको कुछ याद आ रहा है? ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमें बताया गया है, और जिसमें हमको दो साइड का मेजर मालूम है। तो तीसरे साइड का मेजर ढूंढने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। एग्जैक्टली, क्या यूज करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो अभी हम क्या बोलेंगे? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल CFE, सॉरी, तो अब हम क्या बोलेंगे कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल CFE हमें ये साइड दिया हुआ है, ये साइड भी दिया हुआ है, हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। तो वो क्या कहता है कि द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कौन है इधर हाइपोटेन्यूज? CE। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो ये राइट एंगल के ऑपोजिट में हो, सामने हो, तो वो कौन सा है? CE। तो CE का स्क्वायर will be equal to वन साइड का स्क्वायर यानी कि CF का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर यानी कि FE का स्क्वायर। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। नाउ वन CE का हमें पता है
क्योंकि वो रेडियस है, ये रेडियस है ना, दिस इज नथिंग बट सीई। आप इधर चाहिए तो लिख भी सकते हो कि सीई इज इक्वल टू रेडियस विच इज वही हाफ ऑफ डायमीटर जो हमने ढूंढा था। तो सीई के जगह पे मैं क्या लेंथ लिख दूंगी 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू सीएफ का स्क्वायर, क्योंकि वो तो हम ढूंढ रहे हैं तो वो ऐसे ही रहेगा, प्लस एफ हमने इधर ढूंढा ना कि कितना है वो डीई का आधा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो वो हमको कितना आया था 8 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना है उसे अलग रखने का एंड बाकी सबको एक साइड पे यू कैन सॉल्व। सो सीएफ स्क्वायर एक साइड पे रखा मैंने, बेसिकली इसको इधर रखा एंड 8 स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगी। समझा आपको? लेकिन मैंने सिर्फ साइड उल्टा करके लिख रही हूँ मैं। क्लियर है? तो सीएफ स्क्वायर को इधर ही रखा, 8 स्क्वायर इधर आएगा तो उसकी साइन बदल जाएगी और क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बराबर है। जब ये इधर प्लस से इधर आएगा तो वो हमको इफेक्टिवली उल्टा हो जाएगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। बराबर है? तो विच इज 10 स्क्वायर इज 100 एंड 8 स्क्वायर इज 64 विच इज 36। ओके, एंड देयरफॉर मतलब CF स्क्वायर 36 आया, देयरफॉर CF क्या हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट ऑफ 36। बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर था। अगर हमें स्क्वायर से उसका एक्चुअल नंबर लाना है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो CF का स्क्वायर रूट, CF विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि यूनिट वही दिया था क्वेश्चन में। समझा? तो हमें CF का लेंथ फाइंड करने बोला था, जो कि हमने कर लिया है। फाइंड CF विच इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो उसी तरह ये हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ एक बार कि इसमें आपको दिया हुआ है QR एज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। P आपको बताया गया है इस बार कि वो मिड पॉइंट है QR का। आपको QR की लेंथ दी गई है, OP दिया गया है और आपको रेडियस फाइंड करने बोला है। तो अभी हमने कुछ इसी तरह का किया, कुछ दूसरी चीजें दी हुई थी, अभी कुछ दूसरी चीजें गिवन में दी हुई है। तो अभी आपको बोला गया है कि ये कॉर्ड है एंड P मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो हमने फर्स्ट इसमें पढ़ा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, अब ये उसका उल्टा है कि एक ऐसा सेगमेंट जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है और जो सेंटर से आ रहा है वो अपने आप क्या हो जाएगा उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो अभी ये इसका सोल्यूशन में हम क्या बोलेंगे कि द सेगमेंट जॉइनिंग, मेरी हैंडराइटिंग को माफ कीजिएगा, द सेगमेंट जॉइनिंग द center of the circle to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord। क्लियर है? आपको क्लियरली क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि P is the midpoint of chord and OP यानी कि वो O सेंटर से आ रहा है, यानी कि OP क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा QR को। Therefore OP is perpendicular to chord QR। ठीक है, उसी तरह से दिया हुआ है कि QR is 24 एंड मिड पॉइंट तो ऑलरेडी उन्होंने भी दिया हुआ ही है, तो इसके लिए PR क्या हो जाएगा, PR will be half of QR which is half of 24 which is nothing but how much 12 सेंटीमीटर। ओके, आपको सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसे 12 यूनिट्स ही छोड़ देंगे। ठीक है, जब आपको कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ होता है यूनिट तो आप उसे यूनिट ही लिखते हैं। ठीक है, एंड आपको OP तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था विच इज 10। अभी आपको रेडियस फाइंड करना है, तो उसी तरह से OPR हमने तो ये बता दिया कि OP इज परपेंडिकुलर टू QR। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल OPR इज नथिंग बट हाउ मच 90 डिग्री। एंगल OPR is nothing but how much 90 डिग्री एंड therefore ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो अगर आपको चाहिए तो आप ये अपने जब आप डायग्राम बनाओगे तो यू कैन आल्सो कंस्ट्रक्ट दिस पार्ट यानी कि जॉइन OR अगर आपको जरूरत हो तो, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड क्योंकि हम वो ऐसे भी देख के विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, सो अभी therefore इन राइट एंगल ट्राइंगल OPR क्या होगा, अगेन बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। अभी मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद करो सब कि इन राइट एंगल ट्राइंगल OPR बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस में हम क्या बोलेंगे कि OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर।
उसमें से आपको ओपी जो है वो दिया हुआ है, आपको पीआर भी जो है दिया हुआ है, तो ये तीसरी साइड हमें मिल जाएगी। तीसरी साइड क्या है? रेडियस है। तो ये आप खुद कर सकते हो। तो अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल और MS इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AD, MT इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AC। तो आप देख सकते हैं दो कॉर्ड्स बनाए हुए हैं मैंने, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड AD। ओके, उसमें MS परपेंडिकुलर है AD को और MT परपेंडिकुलर है AC को। और आपको और क्या दिया हुआ है कि एंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAB, यानी कि दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। और आपको प्रूफ क्या करना है? कॉर्ड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड AC, ये प्रूफ करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे जो उन्होंने दिया हुआ है। अभी आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAB। ये क्या है? गिवन है। ये हम क्या लिख रहे हैं? प्रूफ लिख रहे हैं। ठीक है, प्रूफ में हमेशा एक जगह पे आपका आएगा स्टेटमेंट और एक जगह पे आपका आएगा रीजन। क्या आएगा? रीजन। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट, आप क्या बोल रहे हो, और उसका रीजन आप दोगे जहां जहां जरूरी हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमने बोला कि एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट है एंगल CAB को। तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, जब भी हम एंगल का नाम लिखते हैं तो हम कौन सा एंगल मीन करते हैं? जो बीच वाला लेटर होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ दैट एंगल, द वर्टेक्स। बेसिकली वर्टेक्स मतलब वो कोना, कॉर्नर, बराबर है? तो एक एंगल ऐसा होता है। तो जब हम DAB बोलते हैं तो क्या मतलब होता है? इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, A की, बराबर है ना? DAB में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब आपको एंगल DAB बोला है, मतलब आपका बेसिक नाम हो गया ये एंगल A, तो इसको मैं शॉर्ट एंड नेम अगर बोलूं तो SAM भी हो सकता है। आप D के बदले S भी ले सकते हो, बिकॉज S एंड D आर ऑन द सेम लाइन। तो मैं इसको DAB को दैट इज करके लिखना चाहती हूँ कि एंगल SAM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C के बदले में क्या लिख सकती हूँ? TAM। क्या लिख सकती हूँ? एंगल TAM। समझा ना आपको मैं क्या बोल रही हूँ? एंगल A मतलब ये वाला हो गया, CAB मतलब ये हाफ एंगल जो नीचे की तरफ है, AB के जो नीचे है, लाइन AB के, बराबर है? और एंगल DAB मतलब वो ऊपर वाला एंगल, बराबर है? तो वो पूरा नाम लिखने के बदले मैं आधा भी नाम लिख सकती हूँ। CAB के बदले मैं TAM भी लिख सकती हूँ और DAB के बदले मैं SAM लिख सकती हूँ। ऐसा कब हम कर सकते हैं? जब एक ही लाइन पे वो दोनों हो, जैसे S और D एक ही लाइन पे था, तो ये एंगल को मैं यहां तक भी बुला सकती हूँ या यहां तक भी बुला सकती हूँ। क्लियर है? तो ये इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज A', S', D मतलब कि वो लोग स्ट्रेट लाइन पर है, इसके लिए इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस, बराबर है? एंड उसी तरह से A', T', C, क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन पे है ना, तो मैं CAB के बदले TAM भी बोल सकती हूँ, एंड A', N', B। समझा आपको? प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस की वजह से मैंने ऐसा नाम क्यों दिया मैंने? क्योंकि मुझे इन ट्राइंगल से कुछ लेना देना है। मुझे बेसिकली ये कॉर्ड्स को इक्वल बताने हैं। अभी अगर आपने एक और थ्योरम पढ़ा है पहले जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में, कि कॉर्ड्स जो कि सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल। अब मुझे इन कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊं कि ये जो सेंटर से इनका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उन कॉर्ड्स पे, है कि नहीं? क्वेश्चन में दिया था कि MS इज परपेंडिकुलर टू AD एंड MT इज परपेंडिकुलर टू AC। तो अगर मैं ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल प्रूफ करूं, यानी कि MS और MT को इक्वल प्रूफ करूं, तो अपने आप वो कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगे इस थ्योरम से, जो कि कहता है कि कॉर्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो मुझे बेसिकली ये MS और MT को क्या प्रूफ करना है? इक्वल। अगर वो करना है तो मुझे ये दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, बराबर है? ये दो ट्राइंगल्स। तो कभी भी आपको अगर उसमें कोई एलिमेंट प्रूफ करना होता है इक्वल, तो हमको बेसिकली पहले वो ट्राइंगल्स को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, राइट? तो मैं वही करने के लिए मैंने ये नाम क्या लिया? पूरा के बदले आधा लिया, SAM, क्योंकि ट्राइंगल का पार्ट है। दिख रहा है ना आपको? ट्राइंगल SAM एंड ट्राइंगल TAM, बस उसी के लिए। तो अब हम चलते हैं उस ट्राइंगल की तरफ कि इन ट्राइंगल SAM एंड ट्राइंगल TAM। ठीक है, ये मैंने रीजन ऊपर वाले लाइन में लिख देती हूँ क्योंकि वो उसमें मिक्स हो जाएगा वरना। तो अभी हम ये दो ट्राइंगल्स को क्या करेंगे? कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इसमें क्या क्या हमेशा 3 एलिमेंट्स एटलीस्ट आपको ढूंढ के निकालने होते हैं, ताकि आप कोई भी टेस्ट उसमें यूज कर सको, जैसे SAS टेस्ट,
साइड एंगल साइड टेस्ट, SAA साइड एंगल टेस्ट, या ASA टेस्ट। तो अभी हमने ये दो जो ट्राइंगल्स लिया है उसको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कोई भी एक टेस्ट से, जैसे SAS टेस्ट हो गया, ASA टेस्ट हो गया, या हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट हो गया। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कि हम एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है उसमें से। तो एक तो हो गया कि AM, ये AM बिकॉज वो क्या है, कॉमन साइड है। आपको दिख रहा है ना दोनों ट्राइंगल में क्या है, ये कॉमन साइड। तो AM विल ऑफ कोर्स बी कॉन्ग्रुएंट टू AM। दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉमन साइड। क्या है ये, कॉमन साइड। एक हो गया। दूसरा, ये दोनों एंगल्स हमने इसी के लिए तो बताए थे ना, ये तो क्या था, ये गिवन है, दिस वाज गिवन, एंड ये हमने उसको सिर्फ नेम्स ऐसे कर दिया था। एंगल SAM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TAM, बराबर है। आप इसको गिवन भी लिख सकते हो, या अगर आपने इसको नंबर किया है तो वो नंबर लिख सकते हो, जैसा भी आपको चले। ठीक है, समझा ना आपको, ये कॉमन साइड है और ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, व्हाई, बिकॉज गिवन है। और तीसरा कौन सा है, ये एंगल, बराबर ना, ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि वो भी गिवन है, क्योंकि बोला है MS परपेंडिकुलर है AD को। परपेंडिकुलर का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री। सो इसके लिए ये एंगल, यानी कि एंगल MSA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MTA, बराबर है। MSA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MTA। क्यों, क्योंकि MS परपेंडिकुलर था ना AD को, और MT परपेंडिकुलर था AC को, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। क्या होंगे, गिवन है ये। या तो गिवन लिख दो, या ऐसा लिख दो कि सिंस MS is perpendicular to AD and MT is perpendicular to AC, anything which is comfortable। ठीक है, एंड इसके लिए अभी हमारी ये 3 एलिमेंट्स हो गए, राइट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 एलिमेंट्स लगता है। तो therefore ट्राइंगल SAM is congruent to ट्राइंगल TAM। ट्राई करने का कि जो भी हम ट्राइंगल्स के नेम भी लिखे ना, वो बराबर ऑर्डर में लिखे। ऑर्डर से मेरा मतलब है कि जो साइड, जो करस्पॉन्डिंग साइड से कॉन्ग्रुएंट है, वो नेम साथ में आने दो, ताकि आप लिखते समय जब आप उसके वजह से जो आपको मिलेगा, डिराइव करोगे, जो आपको साइड्स या एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, तो आपको नेमिंग में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम ऑर्डर में ही लिखेंगे। तो अगर SAM लिया है तो A तो बीच में ही आना चाहिए ना, बिकॉज A इज कॉन्ग्रुएंट टू A एंगल, those two angles are congruent, and SM is congruent to MS is congruent to I'm sorry, okay, so A तो बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, they were congruent हमने बताया था। एंड AM आपका कॉमन साइड है, तो उस हिसाब से M ही लास्ट में आना चाहिए। तो बचता है एक में S फर्स्ट लेटर और एक में T। क्लियर है। अभी ये टेस्ट का नाम क्या हो गया, अभी एक तो था ये साइड कॉन्ग्रुएंट, बराबर है। इस मिनट में चेंज कर लेती हूँ पेन। तो ये साइड कॉमन साइड हो गया कॉन्ग्रुएंट, फिर ये वाला एंगल हो गया, और फिर ये वाला एंगल, बराबर है। तो ये कौन सा टेस्ट होगा, पहली बात तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट आपको क्लिक होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में क्या होता है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स जिसमें हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो दो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस का रीजन हम टेस्ट क्या बताते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो ये दो ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल तो थे ही, इसमें क्या हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो राइट एंगल के ऑपोजिट का साइड हो। तो राइट एंगल के ऑपोजिट का साइड कौन सा है, ये, तो वो तो कॉमन साइड था ना, तो वो तो ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये इसके लिए कौन सा टेस्ट हो गया, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट हो गया, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। क्लियर है। एंड इसके लिए जो भी इनके रिमेनिंग एलिमेंट्स है, ये ट्राइंगल में बाकी जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बट हमें किससे लेना देना है, हमें इससे लेना देना है ना, AD और AC को इक्वल प्रूफ करने से। वो कैसा होगा, जब हम उस AD और AC का डिस्टेंस बताएंगे सेम, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सेंटर से अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या हो जाते हैं, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसके लिए वो डिस्टेंस कौन सा है, हमेशा हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस MS और MT। तो ये ट्राइंगल में क्या है, इसके लिए जो रिमेनिंग जो हमारे इंटरेस्ट का है वो क्या है कि MS, सेगमेंट MS या साइड MS, आप कुछ भी लिख सकते हो, साइड MS इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड MT। और इसका रीजन क्या है, CSCT। इसका क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म, जो आप CSCT भी लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसी तरह से ये MS इज कॉन्ग्रुएंट टू MT आ गया।
ठीक है, तो एक बार ये डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो अभी हमारा कुछ काम नहीं है, अभी हमें वो थ्योरम वाली लाइन लिखनी है खाली। क्या कि अगर ms और mt कॉन्ग्रुएंट है तो ms क्या है, ये डिस्टेंस हुआ ना, ये कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड mt क्या है, ये कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जब हमने वो डिस्टेंस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, यानी कि वो कॉर्ड्स को हमने क्या बताया कि दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सो नाउ यू विल राइट therefore chords equidistant from the center क्या होते हैं, are congruent, क्या होते हैं, congruent, and therefore आप अपना ये जो लाइन है वो लिख सकते हो which is chord AD is congruent to chord AC। समझा? और अगर वो एज ए रीजन भी आप लिख सकते थे, ये सेंटेंस, ये वाले स्टेटमेंट के बाद आप ये स्टेटमेंट लिख सकते थे और इसको आप रीजन में डाल सकते थे कि जब कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेम होता है फ्रॉम सेंटर तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इक्वल लेंथ होता है और इसके लिए कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हम इक्वल यूजुअली कभी यूज करते हैं जब हमको मेजरमेंट को सेम बताना होता है, तो वी यूज कि द लेंथ्स आर इक्वल, लेंथ इक्वल है, एंड दैट इज व्हाई वो सेगमेंट क्या हो जाते हैं, सेगमेंट है जिसकी भी हम बात करें वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसके लिए दोनों, बिकॉज ये दोनों का डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल था, तो ये कॉर्ड्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हुए अगर हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं, नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में नहीं होते, तो कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? सो देयर इज लाइक, ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट कि एक पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, 2 पॉइंट से कितने पास हो सकते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने हो सकते हैं, और 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने हो सकते हैं। तो कोलिनियर मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में हो, नॉन कोलिनियर मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो। अभी लेट्स टेक इट कि एक पॉइंट से कितने हो सकते हैं, तो मैं सर्कल एक ऐसा बना सकती हूँ, ये इस पॉइंट से लेकर, फिर एक ऐसा बना सकती हूँ, ऐसा बना सकती हूँ। तो आप देख पा रहे हो ना कि मैं कितने भी बना सकती हूँ, तो इसके कोई नंबर नहीं आएगा, सेट नंबर। तो मतलब एक पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट। ओके, इनन्यूमरेबल इज द आंसर कि एक पॉइंट से आप कितने भी सर्कल्स बना सकते हो। ठीक है, जहां तक बात रही 2 पॉइंट से गुजरता हुआ आप कितने सर्कल बना सकते हो। तो अगेन इसके लिए आपको एक छोटा सा ओके, तो नेक्स्ट है कि 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी भी कर लेंगे कि ये 2 को आप पॉइंट्स को आप जोड़ दो। ठीक है, सपोज ये हो गया A एंड B, एंड फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एक ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो, यानी कि 90 डिग्री हो इस लाइन पे, एंड बाइसेक्ट भी करे, मतलब 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी करे। तो वो हम कैसे बनाते हैं वो हमने पहले सीखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में। इन शॉर्ट बता देती हूँ कि हम लोग इधर अपना टिप रखते हैं राउंडर का, कंपास का, एंड मोर देन हाफ से दोनों साइड आर्क बनाते हैं। ए पे रख के दोनों साइड आर्क बनाया, उसी तरह से उतना डिस्टेंस लेकर बी पे रख के वो दोनों आर्क्स को कट किया, एंड ये दोनों आर्क्स को हमने जोड़ दिया। तो ये जो पॉइंट है इधर वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी होगा और ये बाइसेक्ट भी करेगा। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी आप ये लाइन पे, सपोज इसको लाइन में L बोलती हूँ, ये लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, जैसे कि हो गया P, और ये, तो अभी आपको क्या लगता है PA और ये PB का डिस्टेंस सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा, क्योंकि ये हमने बनाया ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये पूरी लाइन पे आप कहीं पे भी डॉट लोगे तो वो A और B से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप ये PA को लेके या PB को लेके क्या बना दो, एक सर्कल बना दो। ठीक है, इसको लेके ऐसा एक सर्कल, तो ये एक सर्कल बन गया। अगर मैंने कहीं और पॉइंट लिया होता इसी लाइन पे, इधर लिया होता Q, तो फिर ये AQ और BQ सेम हो जाता, बराबर। तो मैं AQ को लेके एक सर्कल बना सकती थी, AQ को एज अ रेडियस लेकर मैं एक सर्कल बना सकती थी, तो वो B से भी पास होगा क्योंकि BQ भी सेम है।
तो इसी तरह आप ये लाइन पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पे भी पॉइंट लोगे और एक साइड को रेडियस मान के सर्कल बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे पॉइंट से भी गुजरेगा, बिकॉज ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसलिए 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स गुजर सकते हैं? अगेन द आंसर इज इनफाइनाइट। जैसे 1 पॉइंट से इनफाइनाइट था वैसे 2 पॉइंट से भी। अब बात करते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में क्या हो जाता है, जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट इधर लगाते हैं वो इधर भी लगाना है। तो लेकिन अब इधर 3, यहाँ पे एक लाइन था बिकॉज 2 पॉइंट्स था, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं तो आपको 2 लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। यानी कि सपोज एक इसका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक इसका। सो अगेन वो उसी तरह से कि आप मोर देन हाफ लेते हो और आप कट करते हो दोनों साइड और फिर इधर रख के पहले वाले को कट करते हो और एक लाइन बना देते हो। ओके, एंड सिमिलरली फॉर दिस वाला पार्ट अगेन यू टेक मोर देन हाफ एंड मोर देन हाफ एंड देन यू जॉइन। तो ये जहां जुड़े, दिस इज योर सेंटर पॉइंट। अब इसका क्या है, तभी वो एक ही सेगमेंट का था, अब हमने 2 का लिया हुआ है इन केस ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नाउ दिस डिस्टेंस एंड दिस ये सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम। तो अगर ये मैं रेडियस रख के लूंगी तो इसको एक ही सर्कल पास ऐसे हो सकता है, बराबर है, बिकॉज ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, इसके लिए ये एक ही सेंटर बनता है। तो एक ही सर्कल पास होगा जो तीनों पॉइंट से गुजरेगा। कोई दूसरा अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो शायद एक से होगा, दूसरे से ना हो, दूसरे से हो, तीसरे से ना हो, तो ऐसा होगा। यानी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे, ओनली 1। 2 में कितने थे, इनफाइनाइट। अगेन क्यों, क्योंकि वो पूरी लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप कितने भी पॉइंट्स ले लो कहीं पे भी। लेकिन जब आप एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हो तो आप 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो एंड उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है सिर्फ वही सेंटर बनता है जो तीनों एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो एंड हम एक सर्कल बना सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने बन सकते हैं, तो ऑफ कोर्स नहीं बन सकते बिकॉज 3 कोलिनियर पॉइंट्स विल मेक अ लाइन, इट विल मेक अ लाइन, सो यू कैन नॉट मेक अ सर्कल। क्लियर है? नेक्स्ट लेट्स कम टू सीकेंट एंड टैंजेंट, जो हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सीकेंट क्या होता है, अ कॉर्ड व्हिच विल bisect, which will intersect the circle, intersect the circle in 2 points, बराबर है, 2 पॉइंट्स में सीकेंट उसको कट करती है सर्कल को, तो इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। एज अपोज टू दिस टैंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को सिर्फ छू कर निकलता है एंड इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसी के साथ हम अपने पहले थ्योरम की तरफ बढ़ना चाहेंगे जो कि है टैंजेंट थ्योरम, जो बोलता है कि जो टैंजेंट होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर आप इधर एक इसका रेडियस बनाते हो तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। तो एक टैंजेंट क्या होता है, बेसिकली वो भी अगर मैं देखूं तो जैसे कि सेंटर है P और ये मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है, थोड़ी नीचे बना लेती हूँ। ये सेंटर है P और ये लाइन है आपका AB। ये क्या हो गया, आपका सीकेंट ही हो गया इन अ वे, ठीक है। अभी अगर यहां से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओके, सो दिस इज व्हाट, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड वाली बात हो गई, बराबर है। अब इसी AB को आप नीचे नीचे शिफ्ट करते जाइए, ओके, नीचे नीचे मतलब कि टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये AB को इधर के बदले मैंने नीचे बनाया होता ऐसा, तो क्या होता, A और B का जो डिस्टेंस इधर था और इधर तो कम हो गया ना, वो डिस्टेंस कम हो गया, बट दिस परपेंडिकुलर लाइन इज स्टिल परपेंडिकुलर, राइट। अगर मैं और नीचे बनाऊं इधर, तो अभी क्या हो गया, A और B दोनों पॉइंट्स इधर आ गए, मतलब मर्ज हो गए सपोज से P में, बट दिस परपेंडिकुलर इज स्टिल परपेंडिकुलर, राइट। तो इसी वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द सेम सीकेंट जिसको हमने नीचे ड्रॉ किया कि सर्कल को वो बेस से सिर्फ छू के निकल रहा है, बट द परपेंडिकुलर सेंटर से जो हम बनाते हैं लाइन वो स्टिल परपेंडिकुलर ही होगी एंड इसी के लिए ये थ्योरम आता है जिसे हम बोलते हैं टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, व्हिच सेज दैट द टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम वो थ्योरम सीखेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे टैंजेंट थ्योरम।
तो दिस इज एन इनडायरेक्ट प्रूफ, यानी कि हमको जो प्रूव करना है उसका हम उल्टा लेंगे एज एन अजम्पशन, एंड जब वो लास्ट में जाके कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करेगा गिवन से, दैट इज हाउ वी विल प्रूव आवर पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन में है कि जो लाइन L है इज अ टैंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O. So you have to prove that this is perpendicular. Line L is perpendicular to the radius OA. ये आपको प्रूव करना है। So हम बोलेंगे हमारा प्रूफ will go this way. Given and to prove आपको समझा ना क्या बोला? Given is line L is a tangent to the circle with center O. And to prove क्या करना है कि line L is perpendicular to O. आपका TPT जिसे हम बोलते हैं to prove, वो ये है कि line L is perpendicular to OA, radius OA. Okay, you can say segment OA. ठीक है? So इसके लिए हमारा प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे कि सपोज line L is not perpendicular to radius OA. ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो हम एक दूसरा परपेंडिकुलर बना सकते हैं जो कि O से ओरिजिनेट होता हो और परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हमने और एक छोटा सा ऐसे तो देखिए, एक्चुअली में वी नो दैट इट इज परपेंडिकुलर, बट फॉर द सेक ऑफ प्रूविंग इट वी आर सेइंग कि सपोज अगर OA परपेंडिकुलर नहीं, मतलब OA एक ऐसा है, दिस इज योर लाइन L, ठीक है, दिस इज योर लाइन L द टैंजेंट, एंड OA हम अज्यूम करें कि परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये O है, OA है, सपोज वी आर जस्ट सपोजिंग, तो हम इस लाइन के ऊपर एक दूसरा लाइन बना सकते हैं से OB जो कि परपेंडिकुलर होगा। सो वी ड्रॉ OB परपेंडिकुलर टू लाइन L या लाइन L परपेंडिकुलर टू OB। ओके, दोनों का मतलब वही होता है, तो हमने OB बना लिया, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। ऑल्सो टेक अ पॉइंट C on line L such that BA is equal to BC। ठीक है, हमने एक पॉइंट भी लिया C, क्या लिया, ये सब हम लोग अज्यूम करके बना रहे हैं। तो आपको समझा ना, यहाँ पे एक सर्कल है जो मैंने पूरा सर्कल नहीं बनाया है, तो आपके कन्वीनियंस के लिए आपको चाहिए तो आप ऐसे एक सर्कल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सिर्फ उतना आधा पार्ट बनाया है बाहर का जो हमारा कंसर्न है, ठीक है, दिस इज द सेंटर। सो हमने क्या कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि अगर सपोज OA है ही नहीं परपेंडिकुलर, तो OB आप बना दो, एक दूसरा बना दो परपेंडिकुलर जिसको आप बोलते हो, एक दूसरा परपेंडिकुलर बना दो और इसी लाइन पे एक पॉइंट ले लो C, सच दैट ये जो BA है और BC है वो इक्विडिस्टेंट हो, सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, ये जो दो ट्राइंगल बन रहा है ना जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो, कि इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OBC, ये दो ट्राइंगल हम लोग लेंगे। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके, बिकॉज हमारे पास इतना इनफ इंफॉर्मेशन है। तो क्या होगा, तो OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, क्यों, कॉमन साइड, राइट। नेक्स्ट कौन सा है जो अभी हमने बोला, BA इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ओके, सबके पहले आप सेगमेंट ऑफ कोर्स लिख सकते हो, सेगमेंट या साइड। BA इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, इसका क्या रीजन है, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है, तो ये है कंस्ट्रक्शन। क्या है, कंस्ट्रक्शन। ये दोनों हमने इक्वल बनाया ना, ड्रॉ किया हमने, राइट, एंड दिस वाज अ कॉमन साइड, राइट, एंड दिस इज 90 डिग्री ईच एंगल, आजू बाजू वाले वाई, बिकॉज वो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया ना कि अगर हमने बोला कि वो अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हम एक दूसरा परपेंडिकुलर बना लेते हैं जिसका नाम होगा एट द पॉइंट B होगा, मतलब जो परपेंडिकुलर, एंड देयरफॉर एंगल OBA will be congruent to angle OBC। ये भी आप रीजन क्या लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट्स हो गए, एक ये साइड, एक ये एंगल और ये साइड। अब ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC बाय विच टेस्ट, तो वो हम कैसे पता करेंगे, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट आपको एक क्लिक होना चाहिए। बट हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में क्या कॉन्ग्रुएंट होता है, हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इसमें है OC, एंगल साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, और इसमें है साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, वो है OA।
तो OA और OC कॉन्ग्रुएंट गिवन नहीं है हमारे ये तीनों में। OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC नहीं आया है क्योंकि वो हमको नहीं पता है, तो इसके लिए वो ये हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट नहीं हो सकता। तो कौन सा टेस्ट हो सकता है, तो आप लाइन से जानना है आपको, तो ये साइड है, उसके बाद ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है और फिर ये साइड, यानी कि कौन सा टेस्ट हो गया, SAS टेस्ट। कौन सा टेस्ट हो गया, SAS टेस्ट से वो लोग कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, जो रिमेनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल से वो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। इसके लिए तो क्या होगा, जो रिमेनिंग साइड है यानी कि OC और OA वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। OC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू OA, इसका रीजन है CSCT, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। अब जैसे ही OC और OA कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो OA हमारा क्या था, ओरिजिनली रेडियस था, OA इज द रेडियस, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है मतलब देयरफॉर OC भी क्या हो जाएगा, रेडियस, देयरफॉर OC इज आल्सो रेडियस, एंड देयरफॉर अगर रेडियस है तो रेडियस की क्या खूबी होती है, क्या उसका मीनिंग क्या होता है, अ लाइन, अ सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, राइट। मतलब A रेडियस, क्योंकि OA रेडियस है तो A सर्कल के ऊपर है, और OC भी क्योंकि उससे कॉन्ग्रुएंट है मतलब C भी किधर होगा, सर्कल के ऊपर होगा, देयरफॉर C इज आल्सो अ पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि दो पॉइंट हो गए ऑन द सर्कल। कौन सा, A भी पॉइंट सर्कल पे हो गया और C भी। ऑफ कोर्स इधर आपके डायग्राम में नहीं है बिकॉज ये गलत बता रहे हैं ना हम, क्योंकि ये जो डायग्राम ही है, हमने हमारा OA ऐसा था 90 डिग्री, क्योंकि हमने सपोज किया कि वो नहीं है और वो इमेजिन करके बनाया है, तो इट विल लुक लाइक दिस ओनली। एंड जब हम बोलेंगे कि OA और OC दोनों इक्वल हो गए हैं, तो C भी किस पे आना चाहिए, सर्कल के ऊपर। बट अगर दो पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो ये टैंजेंट रहेगा क्या, टैंजेंट का मीनिंग क्या होता है, टैंजेंट का मेन डेफिनेशन क्या होता है, एक लाइन जो सर्कल को छू के निकलती है सिर्फ एक पॉइंट में। बट इन दिस केस ये लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं, यानी कि A B और C B जो सर्कल को टच कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप इसको लिखोगे कैसे, OA is the radius, therefore OC is also radius, therefore A and C are 2 points, A and C are 2 points on the circle, but आप क्या लिखोगे, a tangent and a circle have only one point of contact, हमेशा याद रखना। and therefore our assumption is wrong, हमारा assumption जो था स्टार्टिंग में वो क्या हो गया, गलत हो गया। और अगर assumption गलत है therefore क्या हो जाएगा, OA या लाइन L जो है यानी कि आपका tangent is perpendicular to radius OA, hence proved। क्योंकि हमने इसका उल्टा लिया था ना, इनडायरेक्ट प्रूफ है करके हमने लिया था कि सपोज ये परपेंडिकुलर नहीं है, और वो सपोज के साथ हमने पूरा प्रूफ लिखा, तो उससे हमको मिलता है कि दो पॉइंट्स कॉमन आते हैं ये लाइन और ये सर्कल के बीच में, जो कि टैंजेंट के डेफिनेशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि टैंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में मिलता है। एंड इसके लिए क्या हम बोलेंगे कि हमारा अजम्पशन ही गलत था, एंड दैट इज व्हाई L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OA। समझा आपको? तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, इनडायरेक्ट प्रूफ से प्रूफ किया जाता है। इसके एप्लीकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम इसका कन्वर्स पढ़ेंगे टेंजेंट थ्योरम का, जो कि क्या बोलता है कि एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, वो क्या होगी, उस सर्कल के लिए टेंजेंट होगी। ठीक है, सो ये कन्वर्स हो गया हमारे टेंजेंट थ्योरम का। तो इसमें आपको गिवन दिया हुआ है कि एक सर्कल है विद सेंटर M, लाइन L जो है वो एंड M, ये वो क्या है, परपेंडिकुलर, लाइन L एंड MN आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड आपको प्रूव करना है कि लाइन L इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। तो आप क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल MNP, एंगल MNP कितना है, 90 डिग्री है, राइट, क्योंकि ये तो गिवन है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो है MP, therefore MP क्या हो जाएगा, इज द हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। जो साइड राइट एंगल के ऑपोजिट होता है वो क्या बन जाता है, हाइपोटेन्यूज। और वो हमेशा कौन सा साइड होता है उस ट्राइंगल में, लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंड MN क्या है, ये सर्कल का रेडियस है, बराबर है। तो यानी कि जो MP है वो क्या होने वाला है, हमेशा बड़ा होगा MN से।
क्यों? अभी हमने बोला ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा वाला साइड होता है, बाकी दोनों साइड से बड़ा होता है, यानी कि वो MP MN से बड़ा होगा, यानी कि MN यानी कि रेडियस, बराबर ना, MN यानी कि नथिंग बट द रेडियस। तो अगर MN रेडियस है तो ये N पॉइंट किधर होगा, सर्कल के ऊपर, यानी कि ये P पॉइंट किधर होगा, सर्कल के बाहर, सर्कल के ऊपर नहीं हो सकता। अगर सर्कल के ऊपर P भी होता तो MN इज इक्वल टू MP होता ना, MN इज इक्वल टू MP होता अगर ये रेडियस है, और अगर MP इससे इक्वल होता तो ही तो ये सर्कल के ऊपर होता ना। लेकिन हम बोल रहे हैं कि MP क्या है, बड़ा है, MP बड़ा है MN से। इसका क्या मतलब है, therefore point P is not on the circle, is not on the circle। क्यों समझे आपको क्यों नहीं है, क्योंकि MN है ना, MN क्योंकि रेडियस है तो N क्या होगा, सर्कल पे होगा, लेकिन MP MN से बड़ा है, इसके लिए P क्या होगा, सर्कल के ऊपर नहीं होगा, बाहर होगा। तो इसी तरह हम कभी भी एक दूसरा पॉइंट लेंगे ना ये लाइन पे, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बिकम, अभी जैसे मैंने इधर एक पॉइंट लिया तो ये क्या बन जाएगा, इधर अगर मैंने ये जोड़ा तो वापस ये एक राइट एंगल बन जाएगा, और वापस ये वाली जो साइड है MA सपोज, वो क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज, तो वापस वो लॉन्गेस्ट साइड बन जाएगी, और अगर लॉन्गेस्ट साइड बन जाएगी तो वो ये पॉइंट कभी भी सर्कल के ऊपर नहीं आ सकता। तो इसी तरह आप इधर से कोई भी लाइन बना दो वो हमेशा क्या बनती है, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वो हमेशा राइट एंगल के ऑपोजिट होती है। एंड इसके लिए ये लाइन और ये सर्कल के बीच में कोई भी और कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर लाइन L and the circle can have no point in common other than N, जो कि दिया हुआ है, N के अलावा और कोई पॉइंट आप लोगे लाइन L पे, वो हमेशा क्या बन जाएगा, वो वाली साइड हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, इसलिए सर्कल के बाहर होगी। एंड देयरफॉर लाइन L एक ऐसा लाइन है which has only one point common with the circle, तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, tangent बोलते हैं। therefore line L is tangent to the circle। समझे आपको, pretty simple and straightforward है to understand and apply also।